हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या मैं ऑडिबल और विजिबल दोनों हूँ? थोड़ा ग्लिच कर रही हूँ क्या मैं? ठीक है, चलो ओके। लेट्स स्टार्ट, है ना। हमारा जो लास्ट पार्ट बचा है पार्टनरशिप का, उसको हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। उसे फटाफट से कंप्लीट करते हैं एंड देन विल बी डन विद चैप्टर नंबर 2। ओके, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपन स्टार्ट करेंगे, है ना। एंड दैट इज वेरी इजी चैप्टर ऑल्सो, आई वुड से नॉट दैट इजी, बट ये आपको हमेशा ही हेल्प करेगा, चाहे बीकॉम का एग्जाम दे रहे हो। कोई भी एग्जाम फाउंडेशन लेवल पे तो है, ये चैप्टर हर जगह पे ही आता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आई वुड से बहुत इजी है, बट इट वुड बी लाइक कि आप अच्छे से उसको पढ़ लोगे एंड इट इज वेरी important chapter as I told you. So yes, let's start. पहले तो एलपी खत्म करते हैं। हमारा एलपी में क्या क्या बचा हुआ है? अग्रीमेंट, अग्रीमेंट पढ़ना है हमको, पार्टनर्स के बारे में पढ़ना है, डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में पढ़ना है, रजिस्ट्रेशन पढ़ना है, होल्डिंग आउट का क्या मतलब है वो पढ़ना है, एंड वाइंडिंग अप पढ़ना है। हम कोशिश करेंगे कि हम क्या करेंगे, हम इसी क्लास में ये पूरा चीजें कंप्लीट कर ले, बिकॉज इट इज इजी, है ना, बिकॉज इट इज इजी। चलो यहाँ तक हम कंप्लीटेड थे। अग्रीमेंट्स पे आते हैं। पार्टनरशिप अग्रीमेंट, हमने ऑलरेडी पार्टनरशिप अग्रीमेंट के बारे में पढ़ा हुआ है कि अग्रीमेंट बनाना पड़ता है सारे पार्टनर्स को म्यूचुअली, है ना। वो अपना क्लॉजेस वगैरह अग्रीमेंट्स में जैसे भी उनको टर्म्स एंड कंडीशंस डालने हैं वो अपने हिसाब से डाल लेता है। ओके, अगर एग्रीमेंट नहीं होता है देन दे हैव टू रिफर द पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। ऐसे ही सेम एलएलपी में, एलपी में क्या करना है, एलपी एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, इट इज अ रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी एंड एल और एलपी एंड इट्स पार्टनर्स, ठीक है। दोनों चीजें बोल सकते हैं, और में आता है विच डिटरमाइंस, क्या डिटरमाइन करता है, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज क्या रहेंगी, आपके पास क्या अथॉरिटी है, क्या पावर है, आपकी क्या राइट्स है, आपकी क्या ड्यूटीज है, सब कुछ यहाँ पे रहेगा। एलपी इज मैनेज अकॉर्डिंग टू एलपी एग्रीमेंट, ठीक है। एलपी कैसे मैनेज करेंगे, एलपी एग्रीमेंट से। पार्टनरशिप कैसे मैनेज करेंगे, पार्टनरशिप डीड से, है ना। In absence of LLP agreement, Schedule 1 of LLP Act 2008 applies. ठीक है, अगर अग्रीमेंट नहीं बना है, अगर अग्रीमेंट नहीं बना है तो क्या रेफर करेंगे, ये जो शेड्यूल 1 है हम इसको रेफर कर लेंगे, ठीक है। शेड्यूल 1 contains provisions relating to rights, duties of partners, rights and duties of LP and partners, ठीक है। चलो शेड्यूल 1 स्टार्ट करते हैं, शेड्यूल 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रोविजन है, ऑल पार्टनर्स आर इक्वली इन कैपिटल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। सबसे पहली बात कर दी, सारे पार्टनर्स के पास इक्वल रेशियो ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स और लॉसेस होंगे, इक्वल। तो क्या है, इक्वल पीएसआर है, क्या है, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। एलपी शेल इंडेमनिफाई पार्टनर्स फॉर लायबिलिटीज इनकर्ड, मतलब क्या, in ordinary and proper conduct of business or preservation of business or property। अगर पार्टनर को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस या जब वो पार्टनरशिप जो थी, एलपी जो थी, उसकी प्रॉपर्टी या बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करता है एंड पार्टनर के ऊपर कोई कॉस्ट लग जाती, कोई डैमेजेस हो जाते हैं, तो कौन इंडेमनिफाई करेगा, एलपी इंडेमनिफाई करेगी, ठीक है। तो एलएलपी इंडेमनिफाई पार्टनर्स, ठीक है। एलपी जो भी काम अ, जो भी लायबिलिटी पार्टनर को कॉज हुई है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, दो चीजें है ना, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ बिजनेस और प्रॉपर्टी, उस चीज को करते हुए अगर पार्टनर कोई लायबिलिटी होती है तो वो कौन इंडेमनिफाई करेगा, एलएलपी इंडेमनिफाई करेगी, ठीक है। क्लियर है ये? Every partner indemnifies LLP for losses caused due to fraud. Partner indemnifies LLP for the losses caused due to fraud. इसमें क्या है, एलपी ने पार्टनर को इंडेमनिफाई किया, नहीं, हाँ, एलपी ने पार्टनर को इंडेमनिफाई किया अगर पार्टनर ने कुछ सही काम करने की वजह से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस या प्रिजर्वेशन ऑफ बिजनेस और प्रॉपर्टी की वजह से कोई लाइबिलिटी कॉज होती पार्टनर को, है ना, तो उस केस में एलपी इंडेमनिफाई कर रही पार्टनर को। बट पार्टनर कब इंडेमनिफाई करेगा एलपी को, पार्टनर तब इंडेमनिफाई करेगा एलपी को जब कोई भी लॉस उसकी वजह से हो रहा है, कोई उसने फ्रॉड किया, नेग्लिजेंस किया, कोई मिसकंडक्ट किया, उस वजह से एलपी को नुकसान हो रहा है, तो कौन इंडेमनिफाई करेगा, पार्टनर इंडेमनिफाई करेगा, ठीक है। एवरी पार्टनर मे पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट,
जरूरी नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी, यहाँ पे लिखा है मे। एलएलपी में सारे पार्टनर पार्टिसिपेट करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो दैट इज ओके। बट पार्टनरशिप में आपने देखा था कि एवरी पार्टनर हैज इक्वल अथॉरिटी टू पार्टनर्स पार्टिसिपेट, दे हैव टू पार्टिसिपेट, है ना। यहाँ पे लिखा है मे पार्टिसिपेट। नो पार्टनर्स एंटाइटल टू रेम्युनरेशन फॉर मैनेजमेंट, यहाँ पे ये सीधी बात कह दी कि एलएलपी में रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स, रेम्युनरेशन जो मिलता है पार्टनर्स को वो नहीं मिलेगा। नो पर्सन मे बिकम पार्टनर विथआउट कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, मतलब अगर कोई भी पार्टनर बनना है, किसी को भी नया पार्टनर बनना है यहाँ पर एलएलपी में, तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट लगेगी। Matters are decided by majority of partners. Each partner has one vote. However, change in nature of business requires unanimous consent. मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पे दो लाइन है, एक लाइन तो ये है, दूसरी लाइन ये है, ठीक है। दोनों लाइन में क्या बोल रहे हैं, एक तो ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भी चीज डिसाइड करनी है एलएलपी में, तो मेजोरिटी पार्टनर से जो बोला है, मेजोरिटी कंसेंट जो है वो ठीक है, मेजोरिटी है ना। बट अगर नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करना, मान लो एलएलपी को कंपनी बनाना है, एलएलपी को पार्टनरशिप बनाना है, कुछ भी बनाना है, ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस अगर चेंज करा तो यूनानिमस वोटिंग चाहिए, मतलब यूनानिमस 100% कंसेंट चाहिए। वहां मेजोरिटी काम नहीं आएगी, वहां पे 100% कंसेंट होनी चाहिए। LP must maintain minutes of decisions within 30 days of registered office। यहाँ पे minutes of meetings की बात की है। मिनट्स ऑफ मीटिंग्स कहाँ मेंटेन होती है, कंपनीज में मेंटेन होती है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि हर एक मीटिंग जो हो रही है, हर एक डिसीजन जो हो रहा है, उसके मिनट्स मेंटेन किया जाएगा एलपी में, और 30 डेज के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस में उसको रखा जाएगा। 30 डेज के अंदर आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। एवरी पार्टनर मस्ट प्रोवाइड ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, मतलब ट्रू अकाउंट्स होने चाहिए, फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इफ अ पार्टनर कैरीज कंपीटिंग बिजनेस विदाउट कंसेंट, प्रॉफिट्स मस्ट बी हैंडेड ओवर टू एलएलपी। अगर बिना किसी कंसेंट के कोई भी पार्टनर कंपीटिंग बिजनेस बाहर जाकर कर रहा है, मान लो कि मैं स्टेशनरी का बिजनेस है एलएलपी का, ठीक है, एलएलपी का स्टेशनरी का बिजनेस है, और मैं अलग से जाके स्टेशनरी का बिजनेस एक और खोल के बैठी हूँ, कंपीटिंग बिजनेस हो गए दोनों स्टेशनरी के, एंड वहां से प्रॉफिट कमा रही हूँ, मैंने किसी पार्टनर से कंसेंट नहीं ली, मैंने एलपी में किसी से भी कंसेंट नहीं ली, तो उस केस में जो भी प्रॉफिट्स मैं अलग से कमा रही हूँ वो मुझे एलपी को सौंपना पड़ेगा, ठीक है, एलपी को सौंपना पड़ेगा। Partner must account for benefits derived from LP transaction, LP property, LP name, LP business connections, मतलब कि कोई भी पार्टनर को बेनिफिट हो रहा है ऑन द अकाउंट ऑफ एलएलपी, ठीक है, एलपी के नाम से, उसकी प्रॉपर्टी से, एलपी की बिजनेस कनेक्शन से, अगर पार्टनर को बेनिफिट हो रहा है तो किसको अकाउंट करेगा, एलएलपी को ही अकाउंट करेगा। पार्टनर्स कैन नॉट बी एक्सपेल्ड अनलेस एलपी एग्रीमेंट एक्सप्रेसली परमिट्स इट, मतलब ये है कि कोई भी पार्टनर को एक्सपेल, निकाला नहीं जा सकता, निकाला नहीं जा सकता, कोई भी पार्टनर को निकाला नहीं जा सकता अनलेस एलपी एग्रीमेंट में क्लॉज दिया हुआ है, कंडीशन या टर्म्स दिए हुए हैं, एक्सप्रेसली लिखे हुए हैं कि आप एलपी में से किसी पार्टनर को एक्सपेल कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते, अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो यहाँ किसकी एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर्स की बात हो रही है, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर्स। और इन दोनों में क्या था, जो प्रॉफिट्स या बेनिफिट्स हो रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, प्रॉफिट्स एंड बेनिफिट्स, ठीक है। Disputes among partners shall be referred to arbitration under arbitration conciliation। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में तो कहाँ रेफर किया जाएगा, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के हिसाब से जो आर्बिट्रेशन है वहां पे रेफर किया जाएगा, ठीक है। तो क्या आपको ये पूरी बातें समझ में आई कि अगर एलपी एग्रीमेंट नहीं होगा तो हम ये क्लॉजेस को रेफर करेंगे, ठीक है। अगर एलपी एग्रीमेंट नहीं होगा तो हम इन क्लॉजेस को रेफर करेंगे। पार्टनर्स आर फ्री टू ऑल्टर, मॉडिफाई, डिलीट शेड्यूल 1 प्रोविजंस थ्रू एलपी एग्रीमेंट, एडिशनल क्लॉजेस में आल्सो बी एडेड। अगर आपने एलपी एग्रीमेंट बनाया है तो आप शेड्यूल 1 में जो क्लॉजेस है इनको अपने हिसाब से ऑल्टर, मॉडिफाई एलपी एग्रीमेंट में कर सकते हो, कोई भी क्लॉज को डिलीट कर सकते हो एलपी एग्रीमेंट में, ठीक है। ये आपके ऊपर है, कोई एडिशनल क्लॉज डालना है वो आप भी डाल सकते हो, बट वो एलपी एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो शेड्यूल 1 पे आ जाओ, ठीक है।
तो क्या ये इतनी बातें समझ में आई? देखो लर्न तो आपको कुछ करना नहीं है एज सच, है ना? कि मेरे को बस याद करके वहां पे लिख के आना है, लिखना तो कुछ है नहीं आपको। आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, आंसर्स क्या हैं वो मालूम होना चाहिए। आपने इतने थरली ये चीज पढ़ी पढ़ी है कि आपको मालूम है कि यार ये आंसर सही है कि गलत है ना? तो वो होना चाहिए। चलो एक काम करेंगे कि ये जब चैप्टर कंप्लीट होगा ना तो फिर मैं ग्रुप पे कुछ टेस्ट भेजूंगी जो हमने अभी तक 3 चैप्टर्स करे उसके। एंड उन 3 चैप्टर्स का आई वांट यू टू गिव एक मतलब एक सॉर्ट ऑफ मॉक टेस्ट टाइप का, है ना? तो वो आप उसका पेपर भेजूंगी, आप उसका आंसर्स लिख के भेजोगे। अब वो चाहे आप ढूंढ के भेजना, आई डोंट केयर, कहीं से पूछ के भेजना, आई डोंट केयर, आई वांट यू टू स्टडी, ओके? आई वांट यू टू डू दैट टेस्ट वेरी ऑनेस्टली, ठीक है ना? आप बुक रिफर कर सकते हो, प्लीज डोंट यूज चैट जीपीटी फॉर दैट क्योंकि वो आपके भले के लिए है। प्लीज डोंट यूज गूगल फॉर दैट क्योंकि वो आपके भले के लिए है। आप बुक यूज कर सकते हो, मेरे नोट्स यूज कर सकते हो, यू आर फ्री टू डू सो। खुद से ऑनेस्टी रखना, है ना? आपको आपके अटेम्प्ट की कसम, ठीक है? खुद से ऑनेस्टी रख के मैं 3 चैप्टर जो पढ़े हैं ना उसके टेस्ट भेजूंगी, ओके? पार्टनर्स इन एलएलपी, एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में बिकम अ पार्टनर इन एलपी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये लाइन डिस्टिंग्विश कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में बिकम अ पार्टनर एलएलपी मतलब क्या है? कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, मैं आप ह्यूमन, है ना? या बॉडी कॉर्पोरेट आर्टिफिशियल पर्सन, दोनों ही बन सकते हैं पार्टनर्स इन एलएलपी, ठीक है? तो ह्यूमन और आर्टिफिशियल पर्सन जो है, नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन, दोनों ही पार्टनर्स बन सकते हैं एलपी में। पार्टनर्स आर एडमिटेड अकॉर्डिंग टू एलपी एग्रीमेंट, अग्रीमेंट के हिसाब से पार्टनर्स को एडमिट किया जाता है। यूजली नेम्स ऑफ पार्टनर्स आर मेंशन्ड इन एलपी एग्रीमेंट और सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट, हाउएवर एलपी एग्रीमेंट इटसेल्फ इज नॉट मैंडेटरी। मतलब क्या कि वैसे भी आप एलपी स्टार्ट तो कर सकते हो, आपको इसको इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन हम नीचे पढ़ेंगे अभी, है ना? पता नहीं क्यों नीचे रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, ऊपर नहीं दिया है। पार्टनर्स एलपी एग्रीमेंट के हिसाब से होते हैं जहां पे एलपी एग्रीमेंट में यूजली उनका नाम लिखा होता है, बट एलपी एग्रीमेंट जो है वो इटसेल्फ मैंडेटरी नहीं बनाना क्योंकि शेड्यूल 1 दिया हुआ है। मतलब कि एलपी एग्रीमेंट अगर नहीं हो तो शेड्यूल 1 रेफर कर लो, है ना? तो मतलब एलपी एग्रीमेंट बनाना कंपलसरी नहीं है कहीं से भी। एलिजिबिलिटी टू बी पार्टनर, अगर आपको पार्टनर बनना है तो कैसे एलिजिबल होगे? ऑन इनकॉर्पोरेशन पर्सन सब्सक्राइबिंग इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बिकम्स पार्टनर। मतलब कि जैसे ही अपन कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम होते हैं, ठीक है? पता ही है, जो शेयर्स खरीदते हैं बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग में जो शेयर्स खरीदते सब्सक्राइब करते हैं कैपिटल ऑफ द कंपनी को, है ना? तो उनका नाम मेमोरेंडम में लिखा जाता है। वैसे इनकॉर्पोरेशन के टाइम में जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एलएलपी का बनता है उसमें जिनका नाम लिखा हुआ है वो क्या बन जाएंगे? पार्टनर्स। अदर पर्सन्स में बिकम पार्टनर अकॉर्डिंग टू एलपी एग्रीमेंट। अगर और लोगों को ऐड करना है तो एलपी एग्रीमेंट बनाओ, ऐड कर लो, ठीक है? ऐसा जरूरी नहीं कि आप अब ऐड नहीं कर सकते, एक बार इनकॉर्पोरेशन हो गया तो यू कैन ऐड बाय मेकिंग अ एलपी एग्रीमेंट। डिस्क्वालिफिकेशंस क्या है? इंपॉर्टेंट, ठीक है? डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर इंडिविजुअल पार्टनर्स, क्या चीजें ऐसी कर दी इंडिविजुअल इंसान ने, ह्यूमन ने, कि वो डिस्क्वालीफाई हो गया है ऑफ बीइंग अ पार्टनर? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अब 100 बार पढ़ोगे ये चीज। डिक्लेयर्ड ऑफ अनसाउंड माइंड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। अनसाउंड मतलब है कि माइंड की मतलब पागल हो गया है इंसान। और किसने डिक्लेयर किया? कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि वो अब मेंटली चैलेंज हो चुका है, वो मेंटली अब नहीं डिसीजंस ले सकता है। अगर अनसाउंड माइंड का हो गया है, पागल हो गया है इंसान, तो वो डिस्क्वालिफाइड है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, क्या इसका ये मतलब है? क्या इसका ये मतलब है कि इंसॉल्वेंट इंसान जब इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो कर सकता है? नहीं। अनडिस्चार्ज मतलब कि जिसके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी की अ, अभी उसके अगेंस्ट जो केस चल रहा था इंसॉल्वेंसी का वो अभी तक डिस्चार्ज नहीं हुई वो एप्लीकेशन, ठीक है? तो अनडिस्चार्ज। हैज अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी एंड एप्लीकेशन इज पेंडिंग, या तो एप्लीकेशन ही पेंडिंग है कि इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया है इंसान ने, उसकी एप्लीकेशन ही पेंडिंग है, अभी तक तो उसके ऊपर कोई केस चला ही नहीं है इंसॉल्वेंसी का। तो दोनों ही केसेस में आप क्या हो? डिस्क्वालिफाइड हो, ठीक है?
कितने पार्टनर्स एटलीस्ट होने चाहिए? मिनिमम नंबर पे 2 पार्टनर्स तो होने चाहिए। ये तो हम सबको पता है, ये तो यूनिवर्सल रूल है कि एक इंसान एलपी स्टार्ट नहीं कर सकता, 2 इंसान की होने की ज़रूरत है। चाहे वो दोनों कंपनीज़ हो, एक कंपनी एक ह्यूमन हो, दोनों ह्यूमन्स हो, चलेगा। लायबिलिटी क्या रहेगी पार्टनर्स की? देयर इज पर्सनल लायबिलिटी फॉर ओन रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशंस, मतलब कि अगर कुछ फ्रॉड और नेग्लिजेंस किया हुआ है तो आपकी पर्सनल लायबिलिटी आएगी। हाउएवर पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स। खुद के लिए खुद के लिए पर्सनल लायबिलिटी आएगी अगर फ्रॉड और नेग्लिजेंस किया, मिसकंडक्ट किया। ठीक है, ऐसे मिसकंडक्ट भी लिख देती हूँ। मिसकंडक्ट किया, बट अगर किसी मतलब ए बी सी पार्टनर है, बी ने कुछ मिसकंडक्ट किया तो ए और सी उसके रॉन्गफुल एक्ट के लिए लायबल नहीं होंगे। ये एलएलपी का अपन ने स्टार्टिंग पढ़ता है, ये मेन क्रक्स है एलएलपी का। ठीक है, partner as an agent. Every partner is agent for LP for business purposes. However, partner is not agent for other partners. एक ही चीज यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर रही है पार्टनरशिप को और एलएलपी को, कि पार्टनर और एलएलपी में एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप है। ठीक है, ये है। बट पार्टनर 1 और पार्टनर 2 में क्या एजेंट का रिलेशनशिप है? तो नहीं। यही डिस्टिंग्विश कर रहा है, यही डिस्टिंग्विश कर रहा है। तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं कहलाया जाएगा एलएलपी में, पार्टनर सिर्फ एलएलपी का ही एजेंट कहलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसी अगर आपका चल रहा है कि ये एलएलपी है, ये पार्टनर 1 है, ये पार्टनर 2 है, तो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं होगा, सिर्फ यहाँ रिलेशन होगा, यहाँ रिलेशन होगा। समझ में आया? पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट प्रिंसिपल भी है और पार्टनरशिप फर्म का भी एजेंट प्रिंसिपल है ना? ये हमने मान ली थी बात। बट यहाँ पे ये चीज नहीं है, क्योंकि पार्टनर दूसरे इंसान के रॉन्गफुल एक्ट और कमिटमेंट्स जो दिए हैं, मिसकंडक्ट जो किए, उसके लिए एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का लायबल नहीं बनता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में कंसिस्ट ऑफ, इसमें बता रहे हैं कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं। टेंजिबल प्रॉपर्टी दे सकते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी दे सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी दे सकते हैं, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी मतलब गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क दे सकते हैं, कोई भी अदर बेनिफिट्स भी दे सकते हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में इंक्लूड मनी, प्रॉमिसरी नोट, agreements to contribute property, service contract, future services, obligation to contribute is governed by LLP agreement. आप किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, प्रॉपर्टी दे दो, मोबल हो इमोबल हो, टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो, कोई भी अदर बेनिफिट्स दे दो, सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, प्रोमिसरी नोट दे दो, मनी दे दो, अग्रीमेंट दे दो, टू कॉन्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। तो ऐसे आप कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। क्या इतनी बातें समझ में आई है? पार्टनर्स इन एलपी में समझ में आ गया। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी क्या है कि पार्टनर जो भी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जिसका नाम आ गया इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में पार्टनर बन जाता है। अगर न्यू पार्टनर्स ऐड करने हैं तो एलपी एग्रीमेंट से होगा। डिस्क्वालिफिकेशन 3 थी। अनसाउंड माइंड by declared by competent court, undischarged insolvent and whose application is pending of insolvency। ठीक है, उसने अप्लाई किया इंसॉल्वेंसी के लिए, एप्लीकेशन पेंडिंग है। तीसरी चीज अपन जो पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टनर्स, 2 पार्टनर्स होना चाहिए। लायबिलिटी, पार्टनर ने कुछ गलत किया है तो उसने जो गलत किया है, खुद ने स्वयं ने उसने जो गलत किया है तो उसके लिए वो पर्सन लायबल है, बट किसी और पार्टनर की गलती के लिए वो लायबल नहीं है। ठीक है, पार्टनर एज एन एजेंट, पार्टनर एलएलपी का एजेंट है बट पार्टनर किसी और पार्टनर का एजेंट नहीं माना जाएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी, मोबल, इमोबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, सर्विस, फ्यूचर सर्विसेज के लिए कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, मनी, प्रॉमिसरी नोट, कैसे भी आप कर सकते हो एज गवर्न्ड बाय द एलपी एग्रीमेंट। ऑब्लिगेशंस टू कंट्रीब्यूट जो है, यहाँ पे हमारी पार्टनर की सारी बातें कंप्लीट हो गई। अब अपन आते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स पे। हु आर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स? ये कंसेप्ट आपने पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं पढ़ा। ठीक है, नहीं पढ़ा। हम ये पढ़ रहे हैं किसमें, एलपी में, क्योंकि एलपी में कंपनी का भी टच आ चुका है ना। कंपनी में कुछ डायरेक्टर्स होते हैं, कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं। डायरेक्टर्स मैनेजमेंट संभालते हैं, शेयर होल्डर्स ओनर होते हैं, राइट? डायरेक्टर्स ओनर नहीं होते कंपनी के, शेयर होल्डर्स ओनर होते हैं कंपनी के। डायरेक्टर्स क्या होते हैं, सिर्फ एक तरीके से कंपनी चला रहे हैं। ठीक, उनको पैसा मिलता है, रेमुनेशन मिलता है, मैनेजरियल रेमुनेशन मिलता है, उसके बलबूते पे वो कंपनी रन कर रहे हैं, एज एन एम्प्लॉय मान सकते हैं। ठीक है,
वैसे ही एलपी में जैसे टच आ गया कंपनी का, तो पार्टनर्स तो हैं इसमें, पर कुछ पार्टनर्स को हम डेजिग्नेटेड पार्टनर बना देंगे जो कि सारे पार्टनर्स के लिए काम करे, सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे काम करे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं, बहुत सारे डिसीजंस हम ले रहे हैं, बहुत सारे जगह पे हमको साइन करने पड़ते हैं, तो सारे पार्टनर्स अवेलेबल नहीं हो सकते साइन करने के लिए। तो जो मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, क्योंकि एलपी इज अ बिगर कंसेप्ट देन पार्टनरशिप, राइट? तो अगर एलपी में कुछ भी काम करना है तो उसके लिए हम कुछ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अपॉइंट कर देते हैं जो कि हमारा काम करेंगे। ठीक है, नाउ let's understand. Every LLP must have at least two designated partners. हर LLP में दो designated partners तो हमको चाहिए मिनिमम तौर पे। Designated partner manage day to day affairs just like directors जो कि मैनेज करते हैं डे टू डे अफेयर्स को, वैसे ही डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या करेंगे, मैनेज करेंगे डे टू डे अफेयर्स को। कंडीशंस क्या है टू बिकम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर? इट मस्ट बी एन इंडिविजुअल, मतलब कि नेचुरल पर्सन होना चाहिए। नेचुरल पर्सन, ह्यूमन इंटरवेंशन तो होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट वन मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये दो डेजिग्नेट पार्टनर्स है ना, इनमें से एटलीस्ट एक तो रेसिडेंट होना चाहिए, कहाँ का, इंडिया का। दोनों एनआरआई बना दिए, नहीं चल सकता। एक तो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, एटलीस्ट वन। अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू एलपी एग्रीमेंट। एलपी एग्रीमेंट के हिसाब से, मतलब एलपी एग्रीमेंट बनाना बहुत ही मैंडेटरी, आप ऐसा कभी नहीं करते हो प्रैक्टिकल लाइफ में कि एलपी एग्रीमेंट बनवे ना बनाए आप एलपी स्टार्ट कर दो। आप बनाते ही हो बिकॉज आप चाहते हो कि आपको भी बेनिफिट मिले एलपी एग्रीमेंट का, अपने हिसाब से क्लॉजेस में ऐड मॉडिफाई कर सकते हो ना, इसलिए। तो designated partners appointed according to LP agreement, ठीक है। Where body corporate is a partner, its nominee may become resident partner। अगर अगर कोई कंपनी ही है जिसने एलपी बना के रखी है, तो कंपनी एक नॉमिनी अपॉइंट करेगा, वो बनेगा डेजिग्नेटेड पार्टनर, क्योंकि कंपनी तो नहीं बन सकती ना, वो इंडिविजुअल है ही नहीं। तो कंपनी एक नॉमिनी बनाएगी अपनी, एंड फिर उसको डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाया जाएगा। अब अब आती है डी पिन की रिक्वायरमेंट। डी पिन की रिक्वायरमेंट, जब कोई इंसान डायरेक्टर बनता है तो उसको डिन नंबर मिलता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि वो पर्सन किस किस कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा है। वैसे ही डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास भी एक नंबर होता है जिसको अपन बोलते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, या डिन नंबर भी बोल सकते हो उसको, पर डी पिन बोला जाता है। प्रायर कंसेंट इज रिक्वायर्ड बिफोर अपॉइंटमेंट। LP must file particulars of designated partner and consent with register। मतलब कि कुछ अप्रूवल्स होते हैं डीपी बनने के लिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए, उसको अपन डीपी बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, डीपी डीपी। ये डीपी डीपी, ओके। तो कुछ प्रायर कंसेंट चाहिए पड़ता है डीपी बनने, डीपी बनाने के लिए। एलएलपी को कुछ फाइलिंग्स करनी पड़ती है। ठीक है, फाइलिंग्स करनी पड़ती है डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाने के लिए। कंसेंट लेना पड़ता है कहाँ से, रजिस्ट्रार से, आरओसी से। ठीक है, आरओसी हमारे रजिस्टर है, उस रजिस्ट्रार है, हमें उससे लेना पड़ता है। लाइबिलिटीज क्या होती है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की? Designated partner is responsible for compliances with provisions of LP Act, matters specified in LP agreement. Designated partner is liable for penalties imposed on LP for contravention। मतलब हर चीज, सारे कंप्लायंस जो है एलपी एक्ट के, वो करने पड़ेंगे। जो भी एलपी एग्रीमेंट में लिखा है, जो भी मैटर स्पेसिफाइड है, वो एलपी एग्रीमेंट के हिसाब से होने चाहिए। एंड अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन करती है एलपी, तो डीपी विल बी लायबल फॉर द पेनल्टीज। ओके, क्योंकि वो पूरी कंपनी, वो पूरी एलपी मैनेज कर रहे हैं। क्या समझ में आया? डिसीजन पार्टनर इतना छोटा सा ही है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। दो होने चाहिए, उसमें से एक रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, क्या कंडीशंस है कि इंडिविजुअल हो, उसमें से एक रेसिडेंट हो, एंड तीसरा एलपी एग्रीमेंट के हिसाब से अपॉइंट होना चाहिए। अगर बॉडी कॉर्पोरेट तो क्या करेंगे, अगर दोनों पार्टनर्स जो एलपी में हैं बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी है, तो एक नॉमिनी अपॉइंट करेंगे एंड फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर उसको बनाएंगे। डीपिन की रिक्वायरमेंट है, डीपिन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, डिपेंड होना चाहिए हर डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास। प्रायर कंसेंट्स लगती है, एलपी को फाइलिंग्स करनी पड़ती है, रजिस्ट्रार में कंसेंट लेनी पड़ती है। ठीक है, लायबिलिटीज क्या है डीपी की, कि वो सारे कंप्लायंसेस करेगा एक्ट के हिसाब से, एलपी एक्ट के हिसाब से। जो मैटर स्पेसिफाइड है एलपी एग्रीमेंट, उसके हिसाब से काम करेगा। अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन करता है एलपी, तो उसके लिए लायबल भी डीपी ही रहेगा। ठीक है, पेनल्टीज के लिए। नाउ अब यहाँ तक हमारा पार्टनर का कंसेप्ट था, खत्म हो गया। ठीक है, एलपी एग्रीमेंट का कंसेप्ट था, खत्म हो गया। अब हम आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन के थ्रू तरफ। ठीक है,
जहाँ हम नाम इनकॉर्पोरेशन देखेंगे कि इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन वही है, इनकॉर्पोरेशन ही है। उसके बाद होल्डिंग आउट पढ़ेंगे, फिर वाइंडिंग अप डिसॉल्यूशन पढ़ेंगे, एंड वी विल बी डन विथ दिस क्लास। चलो फटाफट करें इसे कंप्लीट। चलो हाँ, every LLP must contain limited liability partnership और LLP as last words of its name। मतलब क्या है, कोई भी आपने मान लो बनाई XYZ कंपनी, तो यहाँ पे आपको एन LLP डालना पड़ेगा। कंपनी नहीं लिखना है, XYZ LLP डालना पड़ेगा। कोई भी आपने मान लो बनाया है साई ट्रेडर्स, ये आपका नाम है, तो उसके आगे आपको एलएलपी ऐड करना पड़ेगा। जैसे कंपनी में प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी डालना पड़ता है, वैसे एलएलपी आपको आखिरी में किसी भी नाम के आगे डालना पड़ेगा, तब जाके वो सेटिस्फाई करेगी रिक्वायरमेंट कि वो एक एलएलपी है। ठीक है। Reservation of name. Before incorporation, promoter must apply for reservation of name. Registrar may reserve name if it is not undesirable, it is not identical or closely resembling to existing LLP, partnership firm, company, body corporate और trademark। मतलब क्या, नेम रखने से पहले आप उसको रिजर्व करते हो इनकॉर्पोरेशन के पहले। ठीक है। कैसे, जैसे भी एलपी इनकॉर्पोरेट होती है उसके पहले आप उसका नाम रिजर्व करते हो, कहाँ पे, रजिस्ट्रार में जाके। ठीक है। तो आप नाम रिजर्वेशन करवा सकते हो। ठीक है, मस्ट अप्लाई। पहले आपने नाम रिजर्व कराना है, और फिर आरओसी क्या करेगी, उस जो नाम है उसको अप्रूव कर देगी एंड रिजर्व कर देगी आपके लिए। कब करेगी, अगर वो नाम अनडिजायरेबल नहीं है तो। मतलब क्या, ऐसे नाम जो कि लीगल है, जो कि सही है, जो गलत बातें नहीं कर रहे, ऐसे नाम होने चाहिए जो डिजायरेबल है। जैसे कि साई ट्रेडर्स वेरी डिजायरेबल है ना, XYZ वेरी डिजायरेबल, ABC डिजायरेबल। ठीक है, जो भी XYZ नाम है वो आप रख सकते हो, बट ऐसा गलत नाम नहीं रखना, कुछ अजीब तरीके का नाम नहीं रखना जो गलत चीजें बता रहा है, कुछ इलीगल चीजें बता रहे हैं, वैसे नाम आपको नहीं रखना। दूसरा, ये तो पहली चीज हो गई। दूसरा, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए किसी और बॉडी कॉर्पोरेट से, किसी और एलपी से, किसी और कंपनी से, किसी और पार्टनरशिप फर्म से, किसी और ट्रेडमार्क से। आपने नाम रखे रिलायंस एलएलपी, नहीं रख सकते। इट इज आइडेंटिकल टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी। ठीक है, एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से, तो आप रिलायंस नाम नहीं रख सकते। ठीक है, क्योंकि इट इज एन आइडेंटिकल नेम। तो फिर ऐसा लगेगा कि आप उसी कंपनी के कोई एक सब्सिडरी है ना। तो इसलिए नेम रिजर्वेशन में ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। ओके, अब हमको इनकॉर्पोरेट करना है एलएलपी को। For incorporation of LLP, two or more persons associated for carrying on lawful businesses with a view to profit shall subscribe their name to an incorporation document। मतलब क्या, दो लोगों को दो लोगों को साइन करना है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में। उनका नाम सब्सक्राइबर टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, दो लोग जो कि इस बिजनेस से एसोसिएटेड है, जो कि लीगल और लॉफुल बिजनेस है, एंड वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, विल सब्सक्राइब देयर नेम। ठीक है, टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। दो लोगों को क्या करना है, अपना साइन करना पड़ेगा, है ना। The incorporation document shall be filed with the registrar of LLP। एक बार साइन करके डॉक्यूमेंट बन गया तो क्या करोगे, फाइल विथ रजिस्ट्रार ऑफ LLP। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ LLP पे जाके फाइलिंग करोगे। फिर a statement shall be made by either an advocate, company secretary, chartered accountant, cost accountant, stating that all requirements of acts and rules regarding incorporation matters incidental thereto has been complied with। इस एलएलपी जब आप रजिस्टर कराने जा रहे हो उसके साथ एक स्टेटमेंट भी बनेगा, जो कि आप किससे बनवा सकते हो, किसी एडवोकेट से, किसी सीएस, सीए, सीएमए से बनवा सकते हो, जो कि बताएंगे कि आपने एलएलपी बनाई है, सारे कंप्लायंसेस को सही करके, सारे एक्ट्स रूल्स को दिमाग में ध्यान में रख के आपने एक एलएलपी बनाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक स्टेटमेंट भी आएगा। ठीक है, स्टेटमेंट और इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट दो लोग साइन करेंगे जिनका नाम सब्सक्राइबर्स में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इनकॉर्पोरेशन। कंटेंट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं उसमें क्या कंटेंट्स रहता है। द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, जो फॉर्म दिया गया है उसमें होना चाहिए। नेम ऑफ एलएलपी, ठीक है, प्रपोज बिजनेस क्या है, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है,
नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन हु आर बिकमिंग पार्टनर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एलएलपी की बात हो गई, यहाँ पार्टनर की बात हो गई। उसके बाद स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन्स हु आर टू बी बिकमिंग डेजिग्नेटेड पार्टनर, यहाँ पे डीपी की बात हो रही है, यहाँ पार्टनर्स की बात हो रही है, ठीक है। एंड कंटेन सच अदर इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग प्रपोज एलएलपी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और यहाँ पे किसकी, एलएलपी के नाम, बिजनेस और रजिस्टर्ड ऑफिस की बात होगी। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स की बात होगी। नेम एंड एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की बात होगी। एंड प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में जाएगा। ये हो गए इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के क्या बोलते कंटेंट्स। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? क्या मैं फास्ट जा रही हूँ क्या बहुत? क्योंकि बहुत ईज़ी सी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ और आपको इसमें समझाना पड़ रहा है, क्योंकि जो लिखा है वही आपको समझ में आ रहा है। जो लिखा है वही समझ में आ रहा है ना? इसलिए अपन फटाफट जहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ भी आता है ऐसा कि नहीं आपको याद नहीं रहेगी ये चीज़, तो मैं वहाँ पे आपको मार्क करवाते जा रही हूँ, है ना? रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब अपन बात करें इनकॉर्पोरेशन के बाद रजिस्ट्रेशन की। On filing incorporation documents, registrar shall retain and register incorporation documents. Such registration amounts to registration of LLP when registered LP becomes incorporated. मतलब क्या, एक बार आपने जो अपना incorporation document था, statement था, वो रजिस्ट्रार ऑफ एलपी पे तक पहुंचा दिया, उसके बाद रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार आपका नाम रजिस्टर में लिख लेगा कि ये XYZ LP जो है अभी रजिस्टर हो चुकी है, ये इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। और जैसी इनकॉर्पोरेशन में आपका नाम लिखा जाएगा, आप रजिस्टर्ड माने जाओगे और आप सक्सेसफुली इनकॉर्पोरेटेड हो गए हो, ठीक है। अपॉन रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार इशूज अ सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड। यहाँ पे एक सर्टिफिकेट इशू करेगा रजिस्ट्रार, जिसमें लिखा जाएगा कि एलपी इनकॉर्पोरेट हो गई है, किस जो भी नाम आपने दिया था उससे। दिस इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसको क्या बोलेंगे? इसी जो डॉक्यूमेंट, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया है रजिस्ट्रार ने, डॉक्यूमेंट दिया अपॉन रजिस्ट्रेशन, उसको अपन बोलेंगे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नाउ नेचर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इट शैल बी साइंड बाय रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार ने साइन किया, ऑथेंटिकेटेड बाय ऑफिशियल सी, जो भी रजिस्ट्रार की ऑफिशियल सील है उसे ऑथेंटिकेटेड रहेगा, साइंड रहेगा। The certificate is a conclusive evidence of LLPs incorporated by the specified name. जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो एक एविडेंस है कि आपकी एलएलपी जिस भी नाम का आपने बताया है उस नाम से इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। क्या इसमें कोई दिक्कत आ रही है आपको समझने में? आई डोंट थिंक सो कि कोई दिक्कत आनी चाहिए आपको, है ना? यस। चलो, अब आते हैं इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे ही रजिस्टर हुआ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर, एलएलपी के ऊपर, ठीक है। ऑन रजिस्ट्रेशन एलपी बिकम्स केपेबल ऑफ, क्या कर सकती है, सुइंग एंड बी सूड, किसी पे भी केस कर सकती है, सूट फाइल कर सकती है, कोई भी एल पे भी सूट फाइल कर सकता है। एक्वायरिंग, ओनिंग, होल्डिंग, डेवलपिंग और डिस्पोजिंग ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, टेंजिबल इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। मतलब कि अब आप एक्वायर कर सकते हो, ओन कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो, मतलब सेल कर सकते हो कोई भी मूवेबल मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी टेंजिबल इंटेंजिबल प्रॉपर्टी को, ठीक है। नाउ यू हैव द राइट टू डू सो। हैविंग अ कॉमन सील, इफ इट चूजेस टू हैव वन कॉमन सील, पहले कंपलसरी होता था, अब ऐसे कंपलसरी नहीं, तो आपका एक कॉमन सील हो सकता है। डूइंग एंड सफरिंग सच एक्ट्स थिंग्स एज बॉडी कॉर्पोरेट्स में लॉफुली डू एंड सफर, मतलब ऐसा कोई भी काम जो एक लॉफुली इनकॉर्पोरेटेड बॉडी कॉर्पोरेट कर सकती है, वो सारे एक्ट्स आप भी कर सकते हो। नाउ रजिस्टर्ड ऑफिस, हर एलपी का एक रजिस्टर्ड होना चाहिए ऑफिस, मस्ट हैव रजिस्टर्ड ऑफिस, जहां पे कम्युनिकेशन नोटिस जो भी हैं जहां पे जाएंगे, वे सच नोटिस शैल बी रिसीव्ड। एलपी के लिए कोई भी नोटिस डालना है, कोई कम्युनिकेशन भेजना है रजिस्ट्रार को, किसी भी पार्टी को, तो वो इस रजिस्टर्ड ऑफिस पे जाएगा। तो हर एलपी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या, आपको अगर कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना है रजिस्ट्रार को, कोई भी नोटिस भेजना है, कोई भी सम्मन भेजना है, किसको, एलएलपी को, तो कैसे भेज सकता है, पोस्ट, अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, रजिस्टर्ड पोस्ट से, या एनी अदर प्रिस्क्राइब मैनर एट रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजेगा एलएलपी को, पार्टनर को या डेजिग्नेटेड पार्टनर को, ठीक है। सर्व ऑन, सर्व्ड का मतलब है उनके ऊपर नोटिस भेजना। पब्लिकेशन ऑफ नेम एंड लिमिटेड लाइबिलिटी,
Every LLP shall ensure that invoices, official correspondence, and publication contain name of LLP, address of registered office, and registration number of LLP. जैसे ही आप इनकॉर्पोरेट होता है ना, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, ठीक है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जब भी कुछ लेटर हेड बना रहे हो, मान लो कि ये डॉक्यूमेंट है, लेटर हेड है, तो मेरी कंपनी का नाम है XYZ LLP, ठीक है। यहाँ पे मैं रजिस्टर्ड एड्रेस भी लिखूंगी और यहाँ पे जो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी यहाँ पे लिखूंगी। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट बनेगा, चाहे वो इनवॉइस हो, चाहे वो कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई नोटिस का रिप्लाई है, या मैं किसी थर्ड पार्टी को नोटिस भेज रही हूँ, तो सारे इनवॉइस में, सारे पब्लिकेशन में ये चीजें तो होनी ही चाहिए। A statement that LLP is registered with limited liability. ओके, ये स्टेटमेंट भी होना चाहिए कि एलएलपी जो है वो रजिस्टर्ड एलएलपी है एंड लिमिटेड लायबिलिटी से बनी हुई है, कि सबको पता रहे कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है। ठीक है, यहाँ पे पूरा इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस दिया है कि आपको पहले नाम रिजर्व करना है, प्रिपेयर करना है इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स, फाइल करना रजिस्टर के साथ, फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, फिर आप एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाओगे। एक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है बाय एडवोकेट CSCMA, है ना। सर्टिफिकेट जो है कंक्लूसिव एविडेंस है इनकॉर्पोरेशन का, जो अभी तक हमने पढ़ा वो पूरा इसमें फ्लो चार्ट में स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हम होल्डिंग आउट इन LLP। होल्डिंग आउट इन LLP, नाउ व्हाट डज इट मीन कि होल्डिंग आउट इन LLP का मतलब क्या है? Representing oneself or knowingly permitting oneself to be represented as a partner in LP is called holding. क्या आपको पार्टनर बाय स्टॉपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का कंसेप्ट याद आ रहा है, जो मैंने आपको पार्टनरशिप फॉर्म में पढ़ाया था? कि एक पार्टनर होता है जो कि पार्टनर नहीं है उस फॉर्म में, बट वो अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है या अलाउ कर रहा है दूसरों को अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करवाने के लिए कि वो इसी फॉर्म का या इसी पार्टनरशिप फॉर्म का क्या है, पार्टनर है, एंड लोग उस पर ट्रस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यही यही बात यहाँ पे लिखी है, होल्डिंग आउट इन एलपी। अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट कराना या नोइंगली किसी को परमिट करना कि वो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करवाए कि आप पार्टनर कहाँ पे हो, इस एलपी में पार्टनर हो, उसको बोलते हैं होल्डिंग आउट। अ पर्सन होल्डिंग हिमसेल्फ आउट एज पार्टनर is liable to any person who gives credit to LP relying on such representation. It is immaterial whether such person knew that representation reached the creditor. मतलब क्या? उस होल्डिंग आउट पर्सन को देखते हुए किसी भी थर्ड पार्टी ने अगर एलएलपी को कुछ क्रेडिट दे दिया या कुछ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, सिर्फ उस पर्सन को देखते हुए, होल्डिंग आउट पर्सन को देखते हुए, तो अगर कुछ भी लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो कौन लाइबल रहेगा? ये होल्डिंग आउट पार्टनर जो है लाइबल रहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पर्सन को मालूम है कि नहीं कि रिप्रेजेंटेशन जो क्रेडिटर पे हुई है वो सही हुई, मतलब वो क्रेडिटर तक पहुंची है कि नहीं पहुंची, इट डजेंट मैटर। अगर आपने होल्ड आउट किया है, आपकी वजह से, आपके नाम से किसी ने पार्टनरशिप फॉर्म को एलएलपी को अगर क्रेडिट दिया है, एंड अगर उस पर्सन को लॉस हो रहा है एलपी की वजह से, तो ये जो पार्टनर है, होल्डिंग आउट पार्टनर, दिस वुड बी लायबल, ही वुड बी लायबल। फॉर एग्जाम्पल मेरी एलपी है ABC, ठीक है, 3 लोग हैं एलपी में। मैं मेरे साथ अमिताभ बच्चन जी बैठे हुए थे, एंड मैंने मेरे साथ बैठे हुए थे ऐसी मीटिंग में, एंड एक क्रिएटर भी बैठा हुआ था। ठीक है, क्रिएटर मतलब कि मान लो कि एक प्रोस्पेक्ट जो क्लाइंट है वो बैठा हुआ था, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, एंड अमिताभ बच्चन जी से बोले कि हमारे साथ हैं, ये भी हमारे साथ हैं, और ऐसा मैंने बात की तो उसको लगा कि ये जो अमिताभ बच्चन जी ना, ये मेरे पार्टनर ही है एलपी में, एंड उसने मेरे को तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट दे दिया सर्विस का। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट दिया सर्विस का। अब मैं पैसा चुका नहीं पाई या कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं पाई, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अपना नहीं कर पाई मैं उसको ढंग से। ठीक है, तो अब मेरी लाइबिलिटी जनरेट होगी, पर वो मेरी लाइबिलिटी नहीं है, वो लाइबिलिटी इनकी भी आ जाएगी, अमिताभ बच्चन जी की, बिकॉज उस पर्सन ने उस टाइम पे अमिताभ जी को देखकर मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तो ये पर्सन होल्डिंग आउट हो गया। उन्होंने मना भी नहीं किया कि मैं पार्टनर नहीं हूँ उसमें। ठीक है, तो उसको लगा कि पार्टनर है ना। तो जब ये होता है तो ये अमिताभ बच्चन जी जो क्या है, होल्डिंग आउट पार्टनर बन गए हैं मेरे। ठीक है, where LP receives credit because of such representation, LP is liable to extent of credit received or financial benefit derived. This liability is without prejudice to liability to the person falsely representing himself as partner. मतलब कि liability कितनी होगी? जितना क्रेडिट लिया गया था, जितना फाइनेंशियल बेनिफिट रिसीव हुआ रिप्रेजेंटेशन के लिए, उतनी ही लाइबिलिटी होगी उस पर्सन की, होल्डिंग आउट पर्सन की।
लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अच्छा ये होल्डिंग आउट का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो रहा है ना। लीगल रिप्रेजेंटेटिव टू अ डिसीज पार्टनर, अगर पार्टनर मर जाता है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैसे होगा? When after death of a partner, business continues in same LLP name or deceased person names continues to be in LLP name, this alone does not make legal representative or state of deceased person liable for the acts of LLP done after death. मतलब कि एक पर्सन की डेथ हो गई है, एलपी एग्रीमेंट में अभी भी उसका नाम है, ठीक है, उसका नाम है, क्या वो जिंदा है? नहीं। उसके मरने के बाद कुछ काम हो गया एलपी में, जो कि जिसकी वजह से एलपी पे लाइबिलिटी अराइज हो गई है, तो क्या कोई स्टेट जो है डिसीज पर्सन का वो लाइबल हो जाएगा? तो नहीं, नहीं होगा। ठीक है, हम डिसीज पर्सन के मरने के बाद कोई भी काम एलपी में कर रहे हैं जैसे लाइबिलिटी अराइज हो रही है, तो वो डिसीज पर्सन लाइबल नहीं रहेगा। ठीक है, लाइबल नहीं रहेगा, इररिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट कि उसका नाम अभी भी एलपी के एग्रीमेंट में है, एलपी के नाम से जुड़ा हुआ है, दैट डजंट मैटर, क्योंकि डिसीज पर्सन मर चुका है ना, अब वो एक्ट्स के लिए कैसे लायबल हो सकता है? तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं हुआ वो, एंड स्टेट भी उसका लायबल नहीं होगा फॉर सच एक्ट्स डन आफ्टर डेथ। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, ये हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में कवर कर चुके हैं कि अगर आप कोई नेग्लिजेंट मिसकंडक्ट या फ्रॉड कर रहे हो, ठीक है, टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स और फॉर एनी फ्रॉडुलेंट पर्पसेस, इंटेंट ऑफ डिफ्रॉड क्रेडिटर्स और एनी फ्रॉडुलेंट पर्पसेस के लिए, तो पार्टनर के ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, पहले लिमिटेड थी पर अनलिमिटेड बन जाएगी। क्या बताया था मैंने? लिमिटेड से अनलिमिटेड ऐसी चुटकी बन जाएगी। ठीक है, ये हमको पता है। पार्टनर्स ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट, क्या पार्टनर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते हैं? राइट ऑफ पार्टनर रिगार्डिंग शेयर इन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, right to receive distribution according to LP agreement are transferable wholly or partly. Accordingly, partner may transfer all or part of such rights. मतलब किसी को पार्टनर तो नहीं बना सकता ऐसे ही, उसके लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए उसके लिए? कंसेंट चाहिए, राइट? बट अपना जो इंटरेस्ट है वो किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक जगह पार्टनर हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को उस जगह का इंटरेस्ट मिले, ठीक है, या मेरे हस्बैंड को उस जगह का इंटरेस्ट मिले, तो मैं क्या करूंगी? मैं अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दूंगी कि मेरा प्रॉफिट यहाँ जाना चाहिए। हो सकता है मेरी मदर और फादर को चाहिए वो चीज, तो मैं अपना प्रॉफिट उनके नाम पे ट्रांसफर कर सकती हूँ। मेरी जो डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास आएगा, राइट टू रिसीव डिस्ट्रीब्यूशन जो मेरे पास है एलपी एग्रीमेंट के हिसाब से, तो मैं ट्रांसफर कर सकती हूँ। इफेक्ट्स क्या होंगे ट्रांसफर के? ट्रांसफर ऑफ राइट बाय पार्टनर डज नॉट कॉज डिसोसिएशन ऑफ पार्टनर, डज नॉट डिसॉल्व और वाइंड अप एलपी। अगर मैंने अपना राइट ट्रांसफर कर दिया है सिर्फ प्रॉफिट्स और डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रॉफिट्स लॉसेस और डिस्ट्रीब्यूशन में, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब एसोसिएटेड नहीं हूँ पार्टनर एलएलपी से। ठीक है, मैं तब भी एसोसिएटेड रहूंगी एलएलपी से, क्योंकि मेरा नाम है वहां पे एज अ पार्टनर। ओके, नो ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सिर्फ अपना प्रॉफिट एंड लॉसेस का राइट और राइट टू रिसीव डिस्ट्रीब्यूशन का जो है राइट, ये दो राइट को ट्रांसफर किया, बस ट्रांसफर किया। उससे मतलब ये नहीं है कि वो लोग कल को आके एलपी में कोई भी कंट्रोल मांगने लगे, कोई मैनेजमेंट में काम करने लगे। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट डज नॉट मेक ट्रांसफरी अ पार्टनर। ठीक है, वो पार्टनर नहीं बना है, डज नॉट गिव एडिशनल राइट्स, उसके अलावा उसके पास कोई एडिशनल राइट्स नहीं है। द ट्रांसफरी और साइनी डज नॉट गेट राइट to participate in management or conduct of activities to access information concerning LP ट्रांजेक्शन। जो राइट पार्टनर्स के पास है वो राइट ट्रांसफर ही, जिसको मैंने ट्रांसफर किया, मान लो कि मेरी मदर को ट्रांसफर किया, मेरी मदर के पास अब वो और राइट्स नहीं है कि वो आके एलपी में बुक्स देखें, एलपी के ट्रांजेक्शन देखें या एलपी के मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करें। दे आर नॉट द पार्टनर, दे आर जस्ट द ट्रांसफर, दे विल ओनली गेट द ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट बेनिफिट। ठीक है, business transactions of partners with LLP. A partner may lend money to LP, enter into other business transactions with LP. In such transactions, partner has same rights and obligations as non-partner person. मतलब कि यहाँ पार्टनर और एलपी के बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, तो ये हो सकता है पार्टनर वहां पे जैसे नॉन पार्टनर पर्सन की तरह काम, जैसे थर्ड पार्टी है वैसे ही पार्टनर भी थर्ड पार्टी की तरह ऑब्लिगेटेड और राइट्स होते हैं उसके पास। ठीक है, तो पार्टनर और एलपी में बिजनेस ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, तो यस हो सकता है। वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, लास्ट टॉपिक हमारा, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी। वाइंडिंग ऑफ एलएलपी मे बी वॉलंटरी और बाय ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल कौन है हमारा? एनसीएलटी।
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो वॉलंटरी मतलब कि खुद की मर्जी से हम वाइंड अप कर रहे, रिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया है कि इस एलएलपी को वाइंड अप कर दो, डिसोल्यूशन कर दो, तो वैसे भी हो सकता है, उसके बाद डिसॉल्व होती है। अगर ट्रिब्यूनल वाइंड अप कर रहा है तो उसके केस में क्या होगा? वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल। अगर वॉलंटरी कर रहे हैं तो सीधा काम चलेगा कि आपने डिसॉल्व करा, ठीक है, आपने एसेट्स बेचे, लायबिलिटीज पे ऑफ करी, जो बचा आपने प्रॉफिट ले लिया, दैट्स इज सिंपल प्रोसेस अगर वॉलंटरी होता है। ट्रिब्यूनल कौन कौन से केसेस में आपको बोल सकता है कि प्लीज इस एलपी को वाइंड अप कर दो, डिसॉल्व कर दो? कौन से केसेस में? तो हम यहाँ पे फॉलोइंग केसेस समझने वाले हैं। where LP decides that it should be wound up by tribunal, जहाँ पे LP में कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं और वो बोल रहे ट्रिब्यूनल से प्लीज हमें वाइंड अप कर दो, ठीक है। where number of partners remains below 2 और more for more than 6 months, मतलब क्या, दो पार्टनर थे, एक पार्टनर मर गया, अब कितने बचे? एक ही बचा। 6 महीने तक कोई और पार्टनर नहीं आया, 6 महीने हो गए उस चीज को गुजरे हुए, और पार्टनर नहीं आया, तो बस 6 महीने का टाइम था दूसरे पार्टनर को अपॉइंट करने के लिए, है ना। नहीं था तो तो क्या होगी, एलपी को क्या कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे। वे एलपी इज अनेबल टू पे डेट्स, क्लॉज सी ओमिटेड बाय द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ये क्लॉज सी को हटा दो क्योंकि ये क्लॉज ओमिट हो चुका है यहाँ से, ये क्लॉज जो है ओमिट हो चुका है आई थिंक। वे एलपी एक्ट्स अगेंस्ट सोवरेनिटी या इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट या पब्लिक ऑर्डर, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे इंडिया की सोवरेनिटी इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है। मान लो आप काउंटरफिटिंग ऑफ कॉइन्स कर रहे हो, आप टेररिज्म के एक्ट्स कर रहे हो, ठीक है, आप ऐसे कोई एक्ट कर रहे हो जिससे इंडिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो एलपी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व होगी, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। वेयर एलपी, ये वाला जो पॉइंट है ना उसको हटा ही देना, सी वाले पॉइंट को, ये है ही नहीं अब यहाँ पे। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट के हिसाब से ही ओमिट हो चुका है ना। where LP defaults in filing statement of accounts and insolvency annual return for any 5 consecutive financial years, any 5, ठीक है। मतलब क्या है, 5 साल तक आपने स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, या और और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, और समझना, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी फाइल नहीं किया या एनुअल रिटर्न 5 साल तक आपने फाइल नहीं किया है, तो एलपी को वाइंड अप कर देंगे। when tribunal considers it is just and equitable that LP should be wound up, मतलब कि ट्रिब्यूनल के कंसाइंसेस पे है, ट्रिब्यूनल जैसा चाहे वैसा कर सकता है। ट्रिब्यूनल को लगता है कि इस एलएलपी को बंद होना चाहिए, तो वो कुछ ग्राउंड्स बताएंगे एंड वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे वही क्लॉज लिखा हुआ है कि क्लॉज सी जो है वो ओमिट हो चुका है, मतलब कि खत्म हो चुका है बाय द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट, सो डू नॉट राइट दिस एज अ ग्राउंड फॉर ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप इन करंट एग्जाम्स, ओके। ये क्लॉज पहले था, अब ये अमेंड हो चुका है, ठीक है। लास्ट 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 खत्म, फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, फॉरेन एलएलपी की बात हो रही है। मीन्स एन एलएलपी formed, incorporated, registered outside India which establishes a place of business within India, मतलब कि ऐसी एलएलपी जो कि फॉर्म इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है, आउटसाइड इंडिया, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया में है, ठीक है। ये इंडिया है, तो एलएलपी कहाँ पे फॉर्म हुई है, एलएलपी फॉर्म हुई है आउटसाइड इंडिया, पर इसका जो रजिस्टर्ड, इसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है, प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पर है, इंडिया के अंदर है, तो उसको क्या बोलेंगे, फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बोलेंगे। सिर्फ इतना ही समझना है, ये जो है यार चैप्टर का ग्लांस है पूरा, कि चैप्टर में अपन ने क्या क्या पढ़ा है, सिर्फ उतना ही चीज है, ठीक है। बाकी चीजें खत्म हो गई, पूरी चीज बात समझ में आ गई। एलपी आई थिंक बहुत ही ईजी है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मैं आपको कल तक आई थिंक आज फ्राइडे, हाँ कल सैटरडे को मैं आपको टेस्ट दूंगी, पूरा जो हमने लॉ पढ़ा है अभी तक का, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। उसको क्या करना है आपको, बुक लेके बैठना है, बुक से सॉल्व करो, आई डोंट केयर, चैट जीपीटी यूज नहीं करना है, कोई भी एआई यूज नहीं करना, कोई भी गूगल यूज नहीं करना, बुक लो, बुक के साथ करो, दैट इज फाइन विथ मी, बुक यूज कर सकते हो आप। अगर आपको नहीं याद आ रहा है, बुक यूज करो, जो आपको याद आ रहा है उसको टिक करते जाना, बट आई वॉन्ट यू टू बी फेथफुल टू योर सेल्फ, क्योंकि आपके एग्जाम है, मैं आपको नहीं देख रही हूँ, है ना। एंड पास आपको होना है, मैं तो पास होके बन चुकी हूँ सीएस, है ना, तो मुझे तो पास नहीं होना, मैं चाहती हूँ कि आप पास हो जाओ। सो वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू वर्क फॉर इट, ओके। सो यस, कंप्लीट कीजिए ये, है ना। अपन अब स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स नेक्स्ट क्लास से।
एंड अकाउंट्स का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच विल बी चैप्टर नंबर आई थिंक 5 है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप। 4-5 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। आई एम सेइंग दैट 4 से 5 क्लासेस लगेंगी, कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि काफी इजी है, जल्दी हो जाएगा, क्वेश्चंस अपन ज्यादा सॉल्व करेंगे उसमें, एंड देन इट विल बी डन। ओके, मैं कोशिश करूंगी कि संडे मंडे तक आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दो, क्वेश्चन बैंक दूं, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके लिए, तो वो भी आपके लिए कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।